Guys, welcome back to A is Enough and you are watching Economics with A। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स विद ए सीरीज जो हमारी है वो अभी तक हम आईएससी सिलेबस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, लेकिन इसके आगे अब हम सीबीएसई के जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है वो सीबीएसई और आईएससी दोनों ही बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर का, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। और एक बड़ा सिग्निफिकेंस जो इस चैप्टर का है वो ये है कि अभी जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जीडीपी डिक्रीज हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और आप एज अ कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, वो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर का समझना है ताकि रियल लाइफ में आप कोरिलेट कर पाएँ इंडिया की प्रॉब्लम्स और इस चैप्टर को, और बाकी मार्किंग स्कीम कैसी रहती है, कौन से क्वेश्चन की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो तो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताता रहूँगा। तो दोस्तों थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हम एक मॉडल से पढ़ते हैं जो है कीनीसियन मॉडल, और एक कीनीसियन मॉडल दिया है जॉन मेनल्ड कीन्स ने, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। और कीनीसियन मॉडल ये कहता है इनकम एंड आउटपुट इन द इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट स्पेंडिंग और एग्रीगेट डिमांड क्या है वो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड तो ये है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं अलग अलग। पहला है डिज़ायर डिमांड, जिसको हम एक्स एंट डिमांड कहते हैं या प्लान्ड डिमांड कहते हैं। तो जैसे कि नाम आपको दिख रहा है प्लान्ड डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड की मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई, उसमें अगर आप प्लान्ड जोड़ दोगे मतलब जो कंज्यूमर है उन्होंने सिर्फ प्लान किया है इतना डिमांड करने की, एक्चुअल डिमांड ये नहीं है, ये सिर्फ प्लान्ड डिमांड है। और दूसरा जो है इफेक्टिव डिमांड, जिसको हम एक्स पोस्ट डिमांड कहते हैं, वो एक्चुअल डिमांड है जो कंज्यूमर्स एक्चुअली डिमांड करते हैं, और यानी कि आप कह सकते हो जो एक्चुअली खरीदते हैं वो इफेक्टिव डिमांड में आता है, लेकिन जो सिर्फ प्लान्ड डिमांड है वो डिज़ायर डिमांड में आता है। अब एक और पॉइंट ये है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट जब हम निकालते हैं तो हम डिज़ायर्ड डिमांड को अकाउंट करते हैं, जबकि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, जीडीपी वगैरह निकालते हैं, तो हम इफेक्टिव डिमांड को अकाउंट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड हम यूज़ करेंगे वो हम डिज़ायर्ड एग्रीगेट डिमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट निकालना चाह रहे हैं। तो एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है कंजप्शन, डिज़ायर्ड कंजप्शन बाय हाउस होल्ड्स। जो आप कंज्यूमर, एक नॉर्मल कंज्यूमर जो है, एक हाउस होल्ड जो है, वो क्या प्लान करता है एक्सपेंडिचर करने की, वो आएगा आपका सी में। सेकंड है आई स्टैंड्स फॉर डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पर भी नोट करो डिज़ायर्ड है, वो एक्चुअल नहीं है, डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। जो कंपनीज आप इन्वेस्ट करेंगी अपने प्रोडक्ट में या मार्केट में, जो इन्वेस्ट करेंगी वो सारा इसमें आएगा। थर्ड है आपका डिज़ायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, स्कूल हॉस्पिटल ये सब बनाने में, वो एक्सपेंडिचर भी एग्रीगेट डिमांड में आएगा। और एक और चीज़ नोट करेंगे, ये भी डिज़ायर्ड है, ये एक्चुअल नहीं है। इसके बाद फोर्थ आता है एक्स माइनस एम, जो कि है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। एक्स जो है आपका वो है एक्सपोर्ट और एम जो है वो है इम्पोर्ट्स। और इस चैप्टर में क्योंकि हम कीनीसियन मॉडल पढ़ रहे हैं, और कीनीसियन मॉडल जो है वो काफ़ी एक सिंपल मॉडल है जिसमें क्लोज इकोनॉमी है, यानी कि बाहर से कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं हो सकता। तो आपका फोर्थ वाला पॉइंट तो गया। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी कीनीसियन मॉडल में नहीं दिखाया जाता है। तो कीनीसियन मॉडल में जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ सी प्लस आई, यानी कि हाउस होल्ड कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों को ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो कीनीसियन मॉडल पढ़ने से पहले हमको समझने हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम डिवोटेड टू कंजप्शन। एक हाउस होल्ड की जो इनकम है उसमें से कितना पार्ट वो कंज्यूम करेगा, यानी कि वो एक्सपेंडिचर करेगा, वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आता है। और उसका फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, यानी कि जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर किया अपॉन जो उनकी टोटल इनकम है। सेकेंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। अगर उनकी इनकम में चेंज आता है तो उनके कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, वो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आता है।
तो अभी जो हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा, वो कीनीसियन कंजप्शन फंक्शन है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो दो, वो आप पहले पढ़ लो, उसके बाद हम ग्राफ से जब समझेंगे तब आपको सब समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है जब इनकम इंक्रीज होती है तो डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो भी इंक्रीज होता है। सेम अगर डिक्रीज होती है तो आपका एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड है व्हेन इनकम इंक्रीजेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय समवट स्मॉलर अमाउंट देन इंक्रीज इन इनकम बिकॉज अ पार्ट ऑफ इनकम विल बी डिवोटेड टू सेविंग्स एज वेल। इसको हम ग्राफ से पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये है कीनीसियन कंजप्शन फंक्शन का ग्राफ। जो ये 45 डिग्री की लाइन आपको दिख रही है वाई वाली, वो हमारी इनकम है, इसको हम गाइड लाइन भी कहते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है हमारा ए और सी, जो हमारा कंजप्शन का कर्व है। अब एक पॉइंट इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जब आपकी इनकम ज़ीरो है तो आपका कंजप्शन जो है वो यहाँ पर ए पर है, यानी कि ज़्यादा है। अब क्या है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी इनकम नहीं होगी तो आप कंज्यूम तो आप कुछ ना कुछ करेंगे ही, बेसिक जो चीज़ें हैं लाइफ के लिए वो तो आप कंज्यूम करेंगे ही। तो अब आप ये कंजप्शन सेविंग से करिए या आप बोरो करके करिए, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ही, बेसिक जो चीज़ें हैं। इस पॉइंट पे आपको वही दिखाते हैं कि अगर इनकम ज़ीरो है तो भी एक कंज्यूमर जो है एक्सपेंडिचर करता ही करता है। उसमें ज़ीरो से डी पॉइंट तक आपकी इनकम बढ़ रही थी, आपका कंजप्शन भी थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा था, और इस पॉइंट पे आके आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। जितनी आपको इनकम मिल रही है आप उतना ही कंज्यूम कर रहे हो। और डी पॉइंट के बाद क्या हुआ कि इनकम वाली जो लाइन है वो ऊपर रह गई है और कंजप्शन नीचे रह गया। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम है आप उसका एक पार्ट ही कंज्यूम कर रहे हो, आप सारा का सारा पार्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पार्ट जो आपका ये डिफरेंस आ रहा है ये वाला, ये आप सेव कर रहे हो। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो यही था कि जो आपकी इनकम बढ़ती है वो जिस प्रोपोर्शन में बढ़ती है, कंजप्शन उतना प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। और एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा जहाँ पर इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी कंजप्शन से, और वो जो डिफरेंस है उन दोनों के बीच में वो आपका सेविंग्स बन जाएगा। और अभी तक हम सेविंग्स के बारे में ये बात कर रहे थे, और जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो प्रोपेंसिटी टू सेव है। प्रोपेंसिटी टू सेव प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरह ही है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम द कंज्यूमर वांट्स टू सेव। APS हम इसे कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है सेविंग्स अपॉन इनकम। और सेकेंड है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वो है चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसके लिए एक बार फिर से सॉरी। तो दोस्तों ये रहा आपका सेविंग का कर्व। अब एक पॉइंट यहाँ पे नोट करिए कि ये जो पॉइंट था ये -A दिखाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो सेविंग्स है वो -A है, यानी कि नेगेटिव है। अगर आप कंजप्शन फंक्शन वाला ग्राफ याद करोगे तो वहाँ पर जब इनकम ज़ीरो थी तो आपकी जो कंजप्शन था वो A दिखाया हुआ था, पॉजिटिव A दिखाया था। और सिर्फ इसीलिए यहाँ पर जब कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम बिल्कुल ज़ीरो है, इसलिए सेविंग्स को यहाँ पर नेगेटिव दिखाया गया है। वैसे सेविंग्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है। नेक्स्ट चीज़ है ये डी पॉइंट। उधर जो डी पॉइंट था वो आपका तब था जब इनकम और कंजप्शन बराबर हो गए थे। जब इनकम और कंजप्शन बराबर हो जाएंगे तो आपकी जो सेविंग्स है वो ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो सेविंग्स है वो ज़ीरो दिखाई गई है। और उसके बाद क्या हुआ था कि इनकम ज़्यादा हो गई थी, कंजप्शन नीचे चला गया था, इसलिए यहाँ पर वो डिफरेंस, और वो जो डिफरेंस था वो ये है, सेविंग्स का डिफरेंस है वो।